Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी जिनको आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज विनर हैं और इसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स पर लिखते हैं। जैसे आपने जीबी शाह को पढ़ा होगा, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, उनके जो प्लेज हैं वो सोशल मैनर्स और इसके अलावा प्रॉब्लम से डील करते हैं। इन द सेम पैटर्न हम गाल्सवर्दी के प्लेज भी देखते हैं जो कि बात करते हैं। गाल्सवर्दी सोशल इश्यूज की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, कैपिटल और जो लेबर क्लास है इनके कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत बहुत प्रीशियस क्लास है, बहुत फ्रूटफुल क्लास है, क्योंकि अगर आपने आज की एक क्लास अटेंड कर ली तो ये मान के चलिए कि गाल्सवर्दी को आपने 90% तैयार कर दिया। क्योंकि 10% जो मैं वर्क्स पर एक स्पेशल वीडियो और बनाऊंगा उसे और तैयार कर लेना। ये वीडियो इससे पहले एक वीडियो बनाई थी और एक और वीडियो मैं आपके लिए तैयार करूंगा। केवल आपको 3 वीडियोस गाल्सवर्दी पे तैयार करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दोस्तों आपका जॉन गाल्सवर्दी पूरा तैयार हो जाएगा। तो अगर आप यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जहां पर गाल्सवर्दी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा क्लास को, सीरियस मूड के साथ बिल्कुल ना पढ़ा करें। अपना जो मूड है उस समय आप पढ़ना स्टार्ट करें जब आप जॉली मूड में हो, और ना भी हो तो स्टडी में आपको अपने आप को जॉली मूड में डालना चाहिए। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जॉन गाल्सवर्दी के बर्थ के बारे में, इनकी बायोग्राफी में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। जॉन गाल्सवर्दी वॉज बोर्न एट किंगस्टन हिल इन सोरे इंग्लैंड। अगर जो क्वेश्चन आता है कि जॉन गाल्सवर्दी का बर्थ कहां हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा? किंगस्टन हिल, सोरे इंग्लैंड में जॉन गाल्सवर्दी का बर्थ हुआ था। इनके फादर का नाम क्या था? जॉन गाल्सवर्दी के फादर का नाम था जॉन गाल्सवर्दी और मदर का नाम था ब्लैंची बेली। दोस्तों जो क्लास है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि 100 क्वेश्चंस हैं इस क्लास में, जो कि मैंने पॉइंट के रूप में दिए हैं। यहां पर पॉइंट्स दिए गए हैं, वन लाइनर पॉइंट्स हैं। दोस्तों अगर आपको एग्जैक्टली आपको पता है कि इसका ये मतलब होता है कि गाल्सवर्दी का बर्थ किंगस्टन हिल में हुआ, तो आपको फिर ऑप्शंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर करने वाला जो डायरेक्ट आंसर तैयार करता है या फिर वन लाइनर पॉइंट्स अपने तैयार करता है, वो हमेशा एग्जाम क्रैक करते हैं। क्योंकि अब जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अपने नोट्स तैयार करते होंगे। क्या नोट्स में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह तैयार करते हैं? बिल्कुल नहीं करते होंगे। आप पॉइंट्स बनाते होंगे, और दोस्तों वही पॉइंट्स जो हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और उसी तरह से ये आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें, अच्छी तरह से इसको स्टडी करें। तो जॉन गाल्सवर्दी के जो फादर थे उनका नाम भी क्या था? जॉन गाल्सवर्दी था, और मदर का नाम ब्लैंची बेली था। अब इसके बाद दोस्तों इनकी जॉन गाल्सवर्दी जो थे, इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। कहां पर? किंगस्टन अपॉन थिंग्स में इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। और दोस्तों ये जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो किस रूप में थी? वो अब हमें देखने को मिलता है वहां पर मैरी माउंट इंटरनेशनल स्कूल, जहां पर ये रहा करते थे वहां पर इस समय मैरी माउंट इंटरनेशनल स्कूल है, रॉकवे प्रिपरेटरी स्कूल है और होली क्रॉस प्रिपरेटरी स्कूल है। ये 3 स्कूल्स हमें देखने को मिलते हैं उस स्थान पर जहां पर कभी इनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। मैरी माउंट इंटरनेशनल, रॉकवे और होली, मैरी रॉक होली, इस तरह से इसको आप तैयार करें। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इन्होंने जो स्टडी की, इन्होंने हैरो और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड को स्टडी की। इसके अलावा he attended Harrow and New College Oxford. He also traveled abroad to look after the family shipping business. दोस्तों ये व्यापार के सिलसिले में अपने जो इनका पारिवारिक कार्य के सिलसिले में कहां जाते थे? ये विदेश भी जाया करते थे। और अपनी इन यात्राओं के दौरान इनकी मुलाकात एक नॉवलिस्ट से हुई थी। वो नॉवलिस्ट जिन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस जैसा एक फेमस उपन्यास लिखा, उनसे इनकी मुलाकात हुई। उनका नाम क्या था? जोसेफ कॉनरेड। और जोसेफ कॉनरेड से इनकी मुलाकात कहां हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे। इसके बाद in 1895 he fell in love with Ada Nemesis, Parson Cooper, who was the wife of his son Major Arthur Galsworthy.
और फिर इसके बाद 1895 में इनको प्यार हो गया किससे, एडा से प्यार हो गया। एडा जो कि इनकी कजिन की वाइफ थी, मेजर आर्थर गाल्सवर्दी जो इनके कजिन थे उनकी वाइफ थी, उनसे इनको प्यार हुआ और डाइवोर्स के बाद में इन्होंने शादी कर ली थी। From 1897 to 1901, Galsworthy published 4 works under pseudonym John St. John at his own cost. This is very most important question. दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि इन्हों के जो वर्क थे वो किस नाम से पब्लिश हुए, जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश हुआ। इनके जो स्टार्टिंग के जो इनिशियल वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें किस नाम से हमें देखने को मिलते हैं, जॉन सेंट जॉन, यानी कि जॉन सन ऑफ जॉन के नाम से इनके वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये इनका सुडोनिम नेम जॉन सेंट जॉन यानी कि जॉन सन ऑफ जॉन। और इनके जो 4 वर्क्स थे, पब्लिश्ड इज 4 वर्क्स अंडर सुडोनियम जॉन सेंट जॉन एट हिज ऑन कोस्ट। और ये इन्होंने अपनी कोस्ट यानी कि सेल्फ फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं कि सेल्फ पब्लिश कराना, तो वो उस तरह से इन्होंने पब्लिश कराए थे। His first book published in 1897 was a collection of short stories entitled From the Four Winds. दोस्तों इनकी जो फर्स्ट बुक थी वो क्या था, एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी जो पहली बुक थी वो कैसी थी, वो एक कलेक्शन था। किस चीज का कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था और जिसका टाइटल क्या था, फ्रॉम दी फोर विंड्स इसका टाइटल था। और इसके अलावा इनका जॉसलिन द वेरी फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल, तो इनका फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल कहा जाता है वो 1898 में पब्लिश हुआ था। ठीक है ना, कब पब्लिश हुआ था, 1898 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिखता चल रहा हूं, बताता चल रहा हूं, उस पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। गाल्सवर्दीज फादर डाइड अवे इन 1904, 1904 में इनके फादर की डेथ हो गई। Later he inherited his father's estate and become a financially independent, और इसके बाद ये फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए। In 1904 की बात करें तो गाल्सवर्दी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल अंडर हिज ऑन नेम टाइटल्ड आइलैंड फेरिसेस। यहां पर जो गाल्सवर्दी का वर्क है दोस्तों, इनके अपने नाम से वर्क इनका आता है, अपने नाम से। इससे पहले जॉनसन जॉन के नाम से एक सूडोनिम नेम, एक पेन नेम इन्होंने अपनाया था। अब इनके अपने नाम से इनका वर्क आया, वो क्या था, उस वर्क का नाम था द आइलैंड फेरिसेस। याद रखना, द आइलैंड फेरिसेस इनका वर्क था। और ये स्टोरी किसके बारे में है, ये स्टोरी है रिचर्ड शेल्टन के बारे में। स्टोरी अबाउट रिचर्ड शेल्टन, किसके बारे में कहानी है दोस्तों, रिचर्ड शेल्टन के बारे में कहानी है। इसके बाद दोस्तों गाल्सवर्दी कंसीडर्ड दिस बुक टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स। इन 1906 गाल्सवर्दी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स। यहां पर आप ध्यान देंगे, इनका फर्स्ट प्ले कौन सा आया, सिल्वर बॉक्स आया, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनका जो फर्स्ट प्ले आता है वो कौन सा आता है, सिल्वर बॉक्स आता है, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। और गाल्सवर्दी ने कि जो अपना बेस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स अपना मानते हैं वो कौन सा मानते हैं, वो आइलैंड फेरिसेस को मानते हैं। याद रख लेना, आइलैंड फेरिसेस को अपना बेस्ट वर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क गाल्सवर्दी मानते हैं। और इनका जो फर्स्ट प्ले कौन सा आया, वो सिल्वर बॉक्स आया और 1906 में पब्लिश हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। इन 1906 में ही इनका वर्क द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया। ठीक है ना, मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया, which was later included in his famous trilogy the Forsyte Saga। और इसको किसमें जगह मिली, फोरसाइट सागा जो इनकी ट्रिलॉजी है, जिस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, ट्रिलॉजी की वीडियो है, ट्रिक से आपको सिखाया गया है, तो उसको जरूर देखना, मिस मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ये इनका वर्क आया। थ्रू दिस वर्क गाल्सवर्दी अटैक्स ऑन द अपर मिडिल क्लास सोसाइटी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इस वर्क के थ्रू गाल्सवर्दी किस पर अटैक करते हुए प्रतीत होते हैं, अपर जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उस पर अटैक करते हैं। इसके बाद इनका प्ले दोस्तों स्ट्राइफ आया। अब स्ट्राइफ के बारे में क्या कहा जाता है, स्ट्राइफ प्ले एक ऐसा प्ले जिसको थिएटर्स ने ठुकरा दिया। ये दर गए, थिएटर्स टू थिएटर गए, लेकिन जहां भी ये गए वहां पर इनके इस प्ले को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक मोड़ आया, कब, 9 मार्च 1909 में।
एट ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर था, नाम याद रख लेना, ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर पर, जहां पर इसको रिसीव किया गया और गुड रिव्यूज भी मिले, ठीक है, ऑडियंस के गुड रिव्यूज भी यहां पर मिले। और इसके अलावा जो दूसरे थिएटर्स थे उनके लिए भी इसका रास्ता खुल गया और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ स्ट्राइक प्ले। और इतना ही नहीं, टेलीविजन प्रोडक्शंस में भी इसको यूज किया गया, इस पर प्रोग्राम्स बनाए गए। इन 1917, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर तो आपने ये क्लास भी ढंग से तैयार कर ली तो ये मान के चलिए कि गर्ल्स वर्दी को आपने बहुत अच्छी तरह से 90% तैयार कर लिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 1970 ही वाज ऑफर्ड नाइटहुड, इनको 1917 में नाइटहुड को ऑफर किया गया था, किसके द्वारा? बाय प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज। किसके द्वारा? डेविड लॉयड जॉर्ज के द्वारा इनको नाइटहुड ऑफर किया गया था। लेकिन इनका मानना था कि राइटिंग ही अपने आप में एक रिवॉर्ड है और राइटर का जो रिवॉर्ड है वो किससे आता है? राइटिंग से आता है। तो इन्होंने इसके लिए रिफ्यूज्ड कर दिया। His plays continued to address social issues like women's rights। इनके जो प्लेस थे वो कंटिन्यू करते रहे सोशल इश्यूज पर, जैसे विमेन्स राइट हुआ, क्लास सिस्टम हुआ और सेंसरशिप हुआ। दीज आर द थीम्स इन दी वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। इन 1921 गाल्सवर्दी कॉन्फाउंडेड पैन इंटरनेशनल क्लब फॉर ऑथर्स। इनका जो एक इन्होंने अपना क्लब बनाया, कब? 1921 में, इतना याद रख लेना। और उसका नाम क्या था? पैन था। और उसके जो प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखना, पैन के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोस्तों वो कौन थे? वो जॉन गाल्सवर्दी थे। और जब 1933 में इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में इसका जो चार्ज था वो किसने ले लिया था? H.G. वेल्स ने ले लिया था। 1932 तक ये रहे, फिर उसके बाद में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके पास आ गई? H.G. वेल्स की आ गई थी। इन 1932, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज जॉन गाल्सवर्दी को कब मिला? 1932 में गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों लिटरेचर के लिए। हाउएवर एट दैट टाइम ही वाज टू इल टू रिसीव द अवार्ड एंड डाइड विद इन 6 वीक्स ऑफ इट। उस समय लेकिन ये बहुत कम वो थे, मतलब बीमार थे, बहुत कमजोर थे, वो आ नहीं सकते थे वहां पर, और उसके 6 वीक्स आफ्टर भी इनकी डेथ हो जाती है। इन किंगस्टन अ रोड एंड हॉस्पिटल हैव बीन नेम्ड आफ्टर गाल्सवर्दी। किंगस्टन में एक सड़क का नाम और एक अस्पताल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जॉन गाल्सवर्दी के नाम पर रखा गया है। और इसके अलावा दोस्तों किंगस्टन यूनिवर्सिटी में जो एक स्पेशल बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग, उसको नाम भी गाल्सवर्दी के नाम से दिया गया है। जॉन गाल्सवर्दी passed the last 7 years of his life at Bury in West Sussex। इन्होंने जो अपने जो जीवन के जो लास्ट पड़ाव थे, लास्ट ईयर्स थे, वो कहां पर व्यतीत किए? बरी इन वेस्ट ससेक्स में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी उसका कारण क्या था दोस्तों? ब्रेन ट्यूमर से इनकी मृत्यु हुई थी। किस कारण गाल्सवर्दी की मृत्यु हुई थी? गाल्सवर्दी की मृत्यु का कारण था ब्रेन ट्यूमर। इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था एट हिज लंदन होम ग्रोव लॉज हेम्पस्टेड। और इसके बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है, इनकी डेथ आपको पता चल गया 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हुई। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो एशेस थी उनको स्कैटर्ड किया गया था, जैसे कि इनकी इच्छा थी कि उनको स्कैटर्ड कर दिया जाए, एशेस को एक एरोप्लेन से स्कैटर्ड कर दिया गया था। इनकी सबसे बड़ी एक फायर क्रिटिक किसको माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फायर क्रिटिक ऑफ जॉन गाल्सवर्दी इज वर्जीनिया वुल्फ। याद रख लेना, वर्जीनिया वुल्फ। मिसेस डोनोवे आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो वर्जीनिया वुल्फ जो थी वो एक फायर क्रिटिक मानी जाती है। किसको? जॉन गाल्सवर्दी की एक फायर क्रिटिक के रूप में इनको देखा जाता है। द मेन थीम ऑफ गाल्सवर्दी प्लेस इज सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। जो मेन थीम है गाल्सवर्दी के प्लेस की वो क्या है? सोशल प्रॉब्लम्स हैं, और इनके समय की सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं ऑफ हिज टाइम। दोस्तों ये सेपरेट है इससे, तो इसको अलग तैयार कर लेना। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जॉन गाल्सवर्दी यूज द सिडोनियम जॉनसन जॉन। जॉर्ज गाल्सवर्दी ने एक सिडोनियम नेम यूज किया जिसका नाम क्या था? जॉनसन जॉन, यानी कि जॉन सन ऑफ जॉन। जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ ए लॉयर। इनके जो फादर थे वो क्या थे दोस्तों? एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये सन थे किसके? एक लॉयर के सन थे। एक बेटे थे किसके? एक लॉयर के बेटे थे, जो जॉन गाल्सवर्दी थे, एक लीगल फैमिली को बिलोंग करते थे।
जॉन गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज ए नॉवेलिस्ट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपने लिटरेरी करियर को कैसे स्टार्ट किया। हाउ डिड ही स्टार्ट हिज लिटरेरी करियर? तो स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज ए नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट के रूप में अपने साहित्यिक करियर को इन्होंने स्टार्ट किया था। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज अ फेमस वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसका वर्क है? ये क्वेश्चन पूछ जाता है। योर आंसर विल बी जॉन गाल्सवर्दी। किसका वर्क है दोस्तों? जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है। जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जो जॉन गाल्सवर्दी के आइडियाज हैं किसको लेकर? ड्रामे को लेकर। वो कहां देखे जाते हैं? वो इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में देखे जाते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। दिस इज द फेमस रिमार्क ऑफ लुइस कैज़ेमिन। दोस्तों याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, एक फिजिकल यूनिवर्स के पेंटर के रूप में, एंड ऑफ द सोल और सोल के रूप में, जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। जॉन गाल्सवर्दी क्या है? पोएट है। अब दोस्तों इसको ट्रिक में कैसे याद रखें? आपको लगता है कि इतना लंबा याद कैसे रख पाएंगे हम, किस तरह से याद रखेंगे? तो आप इसको आसानी सी ट्रिक बनाइए, एक छोटी सी ट्रिक बनाइए। लुइस से याद रखिए सबसे पहले तो। लुइस के लिए गाल्सवर्दी क्या थे? पोएट और पेंटर थे। इतना याद रख लेना, लुइस के लिए गाल्सवर्दी पोएट और पेंटर थे। आपको याद हो जाएगा, लुइस के लिए गाल्सवर्दी पोएट और पेंटर थे। लुइस के लिए गाल्सवर्दी क्या थे? पोएट और पेंटर थे। ये ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है जिससे आप ये क्रिटिकल कमेंट याद रख सकते हैं। एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। दिस इज द फेमस रिमार्क ऑफ लुइस कैज़ेमिन। तो इतना याद रहेगा कि लुइस के लिए गाल्सवर्दी क्या थे? पेंटर और पोएट थे। ये ट्रिक से आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद जॉन गाल्सवर्दी स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 28। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉन गाल्सवर्दी ने जो राइटिंग थी वो कब स्टार्ट की? तो जो लिटरेचर राइटिंग थी, लिटरेरी राइटिंग थी, वो कब स्टार्ट की? एट द एज ऑफ 28। 28 की एज में उन्होंने ये राइटिंग स्टार्ट की थी। फ्रैटर्निटी किसका फेमस वर्क है? फ्रैटर्निटी फेमस वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का। किसका फेमस वर्क है दोस्तों? जॉन गाल्सवर्दी का फेमस वर्क है फ्रैटर्निटी। द लोअर क्लास हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दी फ्रैटर्निटी। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गाल्सवर्दी के फ्रैटर्निटी में कौन सी क्लास दिखाई गई है? अपर क्लास दिखाई गई है, मिडिल क्लास दिखाई गई है, या फिर लोअर क्लास दिखाई गई है? योर आंसर विल बी लोअर क्लास। लोअर क्लास, ठीक है ना, लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद जॉन गाल्सवर्दी रोट प्रॉब्लम प्लेस। व्हाट टाइप ऑफ प्लेस डिड ही राइट? कि किस प्रकार के प्ले इन्होंने लिखे थे? योर आंसर विल बी प्रॉब्लम प्लेस। आपका आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम प्लेस होगा। इनइक्वालिटी, इनजस्टिस की भी बात करते हैं, विमेन एक्सप्लॉयटेशन की भी बात करते हैं, कैपिटलिस्ट और लेबर प्रॉब्लम की भी बात करते हैं। एज ए ड्रामेटिस्ट, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉनसन पिनरो। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकता है कि एज ए ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गाल्सवर्दी किस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं? योर आंसर विल बी टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनरो। रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनरो। जॉन गाल्सवर्दी रिसीव्ड द डिग्री ऑफ डीलिट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1930। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जॉन गाल्सवर्दी को डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई, डीलिट की उपाधि मिली। ठीक है, ये कहां से मिली इनको? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली। और कब मिली? 1930 में। द फोरसाइट सागा इज अ फेमस वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी का मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है द फोरसाइट सागा। इन द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट बिलोंग्स टू अ टिपिकल सिटी फैमिली। याद रख लेना, यहां पर फोरसाइट सागा में फोरसाइट किसको बिलोंग करता है? फोरसाइट किसको रेफर करता है? योर आंसर विल बी अ टिपिकल सिटी फैमिली। किसको रेफर करता है दोस्तों? अ टिपिकल सिटी फैमिली। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर जो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आप ढंग से सुन लें तो ये मान के चलिए कि आपने गाल्सवर्दी पर महारत हासिल कर ली, गाल्सवर्दी को बहुत बढ़िया से तैयार कर लिया। और 2-3 बार सुनने के बाद में आप कहीं भी गाल्सवर्दी के क्वेश्चंस देखेंगे ना तो क्विकली आंसर आप दे रहे होंगे। तो ये
सुनना, जो लिसनिंग होती है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी आर्ट होती है। लेकिन लिसनिंग कब करनी चाहिए? किसी चीज को सीख रहे हैं आप और आप लिसन करके सीख रहे हैं, तो तब करनी चाहिए जब आपका मूड जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेट में हो। यानी कि आपकी जो स्टेज है वो ऐसी ना हो, वॉन्डरिंग स्टेज ना हो कि आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस के साथ पढ़ो और फोकस में एंजॉयमेंट भी करो। और मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आप इस मेरी वीडियोस को देखें या फिर कोई भी पढ़ाई की वीडियो को देखें, तो अपने साथ, आपको लगता है कि इतनी बड़ी क्लास में 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास में या फिर थोड़े बहुत टाइम में आपको कुछ स्नैक्स लेना है, तो साथ में रखें। आप बाहर बाहर ना जाएं। पानी भी पीना है तो पानी की बोतल अपने पास रखें, ताकि आप उसको बिल्कुल जस्ट लाइक मूवी की तरह आप एंजॉय कर सकें। और अगर जो आप एंटरटेन वे में चीजों को सीखते हैं, तो आप केवल सीखते ही नहीं है, उसको पचाते भी हैं। जैसे कि बैगन कहते हैं ना कि कुछ किताबें क्या होती हैं, च्यू एंड डाइजेस्ट करने के लिए होती हैं, तो आपको चबाना और पचाना है। तो फोरसाइट सागा में फोरसाइट किसको बिलोंग करता है? टिपिकल सिटी फैमिली को बिलोंग करता है। जॉन गाल्सवर्दी रिफ्यूज नाइटहुड इन 1917। जॉन गाल्सवर्दी ने जो नाइटहुड था इसको कब रिफ्यूज किया था? 1917 में इसको रिफ्यूज कर दिया था। और डेविड जॉर्ज लॉयड ने इनको ये उपाधि दी थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने इनको लेने से मना कर दिया था। द सिल्वर बॉक्स वाज पब्लिश्ड इन 1906। 1906 में इनका जो प्ले था सिल्वर बॉक्स, वो पब्लिश हुआ था। गाल्सवर्दी वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये मैं आपको बता चुका हूं। 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए। जॉन गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड सोशल ट्रेजेडीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी जो ट्रेजेडीज है दोस्तों जॉन गाल्सवर्दीज की, वो कैसी ट्रेजेडीज कहलाती हैं? सोशल ट्रेजेडीज कहलाती हैं। कैसी ट्रेजेडीज कहलाती हैं? जॉन गाल्सवर्दी की ट्रेजेडीज सोशल ट्रेजेडीज के रूप में देखी जाती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स से डील करते हैं, समाज से जुड़ी हुई समस्याओं से डील करते हैं, और एक आम आदमी को पकड़कर चलते हैं। वो आम आदमी को, यानी कि केजरीवाल को पकड़कर चलते हैं। ये कि आप सोचो कि जी केजरीवाल की बात कर रहे हैं, नहीं, केजरीवाल की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है हमारी और तुम्हारी बात हो रही है। और यानी कि एक कॉमन जनरेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो साधारण लोग हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। गाल्सवर्दी इज अ रियलिस्ट, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। गाल्सवर्दी एक रियलिस्ट रूप में देखे जाते हैं, दोनों रूप में, माइन्यूट और डेलिकेट दोनों रूप में रियलिस्ट के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जॉन गाल्सवर्दी सेड लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड। जॉन गाल्सवर्दी ने कहा था लिटरेचर अपने आप में एक रिवॉर्ड है। दोस्तों ये बात भी आपको मैं बता दूं, ये कब कहा था? जब 1917 में इनको नाइटहुड ऑफर किया गया था, तो उस समय इन्होंने ये रिमार्क दिया था, लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, कि लिटरेचर तो अपने आप में खुद ही रिवॉर्ड होता है, तो किस नाइटहुड की जरूरत है? जॉन गाल्सवर्दी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन इन 1921। 1921 में पेन क्लब के प्रेसिडेंट हुए। और याद रखना दोस्तों, पहले प्रेसिडेंट हुए थे पेन क्लब के, और इनके बाद में H.G. वेल्स ने, जब इनका रिटायरमेंट हो गया मृत्यु से बिल्कुल कुछ समय पहले, तो उस समय H.G. वेल्स ने इनकी जिम्मेदारी को ले लिया था। लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन वाज सेड बाय जॉन गाल्सवर्दी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस किसकी है दोस्तों? ये जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा कहा गया था। लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन। गाल्सवर्दी रेपुटेशन एज अ नॉवलिस्ट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द फोरसाइट सागा। इनकी जो रेपुटेशन एक नॉवलिस्ट के रूप में जो एस्टेब्लिश्ड हुई, एक मुकाम पाया, एक उनको एक दर्जा मिला, वो किससे मिला? इनकी ट्रिलॉजी द फोरसाइट सागा से मिला। किससे मिला इन्हें वो? द फोरसाइट सागा से। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज अ फेमस वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी किसका वर्क है? जॉन गाल्सवर्दी का है। मैन ऑफ प्रॉपर्टी दोस्तों फेमस वर्क है किसका? जॉन गाल्सवर्दी का। और इसको आप आसानी से ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जॉन गाल्सवर्दी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। जॉन गाल्सवर्दी वाज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी किसका वर्क? जॉन गाल्सवर्दी का वर्क। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये दोस्तों सक्सेसफुल नॉवल था। भाई जिसके पास प्रॉपर्टी होती है वो सक्सेस तो हो ही जाता है। ये भी ट्रिक है दोस्तों, इससे आप दिमाग में बिठा लीजिए कि सक्सेसफुल जो नॉवल था, फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल जॉन गाल्सवर्दी का, वो कौन सा है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल कौन सा है? जॉसलिन है। A turning point in the life of Galsworthy came with the publication of the Man of Property। और एक टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में किससे आया दोस्तों? एक टर्निंग पॉइंट जॉन गाल्सवर्दी की लाइफ में किसके साथ आया? विद द पब्लिकेशन ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के पब्लिकेशन के साथ इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक बदलता हुआ मोड़ आ गया। दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहूंगा।
अगर आप हमारा रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हैं, जो हमारा रिकॉर्डेड कंप्लीट पैकेज है यूपी टीजीटी का, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसको केवल 2000 रुपए में आपको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 2000 रुपए में आपको नोट्स भी मिलेंगे, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर के नोट्स भी होंगे। और जो हमारे नोट्स हैं वो लिटरेचर और ग्रामर के अपने आप में 2000 रुपए में है। तो आप ये मान के चलिए, या तो आपको नोट्स फ्री मिल रहे हैं या फिर क्लासेस फ्री मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत स्पेशल स्कीम है आपके लिए कि 2000 रुपए में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स दोनों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और नोट्स आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। तो ये जो स्कीम है इसको यूटिलाइज करें, और अपडेटेड नोट्स हैं, बेस्ट नोट्स हैं, उनको आप जरूर मंगाएं। तो इसके लिए आप हमारी ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप हमसे यहाँ पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9756055255। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए 9756055255 पर। तो आपको जो नोट्स हैं आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। पेमेंट मेथड जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है, ठीक है ना। और आपके एड्रेस पर ये जो नोट्स हैं हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर डिलीवर किए जाएंगे जो नोट्स हैं, और इसके साथ साथ आपको क्लासेस भी दी जाएंगी। और खाली आप नोट्स लेना चाहते हैं लिटरेचर के, तो 1200 रुपए में दोस्तों आपको लिटरेचर के नोट्स मिल जाएंगे, और हार्ड कॉपी में नोट्स होंगे जो कि आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। और लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों चाहते हैं तो 2000 रुपए में है, और इसके साथ साथ आपको स्कीम में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। Towards the end of his life, गाल्सवर्दी डेवलप्ड ब्रेन ट्यूमर। दोस्तों, जीवन के अंतिम पड़ाव पर गाल्सवर्दी एक बीमारी से ग्रसित हो गए थे। वो कौन सी बीमारी थी? इनको हो गया था ब्रेन ट्यूमर। क्या हो गया था? ब्रेन ट्यूमर हो गया था जॉन गाल्सवर्दी को, और जीवन के जो आखिरी पड़ाव में जॉन गाल्सवर्दी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। लॉयल्टी इज अ फेमस वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। लॉयल्टी किसका फेमस वर्क है? जॉन गाल्सवर्दी का फेमस वर्क है। कौन सा? लॉयल्टी। स्ट्राइक बाय जॉन गाल्सवर्दी ड्रामेटाइज अ स्ट्राइक। स्ट्राइक की बात हमें कहां देखने को मिलती है? स्ट्राइक 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 स्ट्राइक। दोस्तों राइम मिला लीजिए, हो जाएगा। ट्रिकी वे है, बहुत आसान सा तरीका है। ट्रिक से लिटरेचर सीखिए, मजे मजे में लिटरेचर सीखिए, एंजॉय कीजिए लिटरेचर को। तो स्ट्राइक में क्या देखने को मिली? स्ट्राइक देखने को मिली। ऐसे तैयार कीजिए। इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स, जॉन स्टील्स अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में जो प्ले इनका सिल्वर बॉक्स है उसमें किसको चुराने की बात आती है? सिल्वर सिगरेट बॉक्स को चुराने की कहानी है। और दोस्तों कौन चुराता है? जॉन चुराता है, जॉन स्टील्स। इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि गाल्सवर्दी का मास्टरपीस वर्क कौन सा कहलाता है? इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, दिस इज कंसीडर्ड द मास्टरपीस वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। अब इसके बाद ये देखिए, burn it out and you will oblige me. Burn it out and you will oblige me. This statement of Galsworthy refers to from the four winds. Burn it out and you will oblige me. ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रॉम द फोर विंड्स। कहां आपको देखने को मिलता है? ये फ्रॉम दी फोर विंड्स में ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? फ्रॉम दी फोर विंड्स में ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेबल हॉट टेम्पर्ड मैन इन प्ले अ फैमिली मैन। ध्यान रखना, जो जॉन बिल्डर है, जॉन बिल्डर किस रूप में दिखाया गया है? एक हॉट टेम्पर्ड मैन के रूप में। भाई इतना याद रख लेना, जो बिल्डर है, ट्रिक में आपको बता रहा हूं, जो बिल्डर है, बिल्डर कैसा है? बिल्डर को गुस्सा जल्दी आता है। बिल्डर को क्या आता है? बिल्डर को गुस्सा जल्दी आता है। बिल्डर से बॉडी बिल्डर याद रखिए। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको कोई कुछ जरा सा कह देते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और उठा के पटक देते हैं। दिस इज जस्ट अ ट्रिक। ये याद है दोस्तों, ये ट्रिक है याद रखने की। इसको आप इस तरह से तैयार कीजिए। जॉन बिल्डर कैसा मैन है? हॉट टेम्पर्ड मैन है। कैसा व्यक्ति है? हॉट टेम्पर्ड, जिसको गुस्सा जल्दी आता है। तो ट्रिक से आप क्या समझेंगे? ट्रिक से आप ये समझेंगे कि जो बिल्डर है, बिल्डर को गुस्सा जल्दी आता है। इस तरह से आप याद रखिए। बिल्डर जो कि एक फैमिली मैन है, इतना ऐसे भी याद रख सकते हैं। बिल्डर जो कि एक फैमिली मैन है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो जॉन बिल्डर एंड अनइमेजिनेबल हॉट टेम्पर्ड मैन इन द प्ले अ फैमिली मैन बाय जॉन गाल्सवर्दी।
गाल्सवर्दी प्ले जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। देखो जैसे जस्टिस, जस्टिस किससे डील करता है? जस्टिस न्याय, और न्याय को तोड़िए किससे? लीगल से। तो ऑब्वियसली जस्टिस जो प्ले है वो किस प्रॉब्लम को दर्शाता है? इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। ठीक है, इंग्लिश लीगल सिस्टम जो है उसकी प्रॉब्लम को दर्शाता है जस्टिस प्ले। गाल्सवर्दीज वर्क द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स द अपर क्लास। जो गाल्सवर्दी का वर्क है कंट्री हाउस, कंट्री हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? अपर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। कंट्री हाउस, भाई कंट्री हाउस, कंट्री में क्या है? एक बड़ा सा घर है, इस तरह से टिक बनाइए तो बड़ा सा घर है तो अपर क्लास की बात चल रही है। तो कंट्री हाउस प्रेजेंट दी अपर क्लास। इसके बाद लॉयल्टीज इज द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी लेटर ड्रामास। गाल्सवर्दी के जो लेटर ड्रामास थे उनमें लॉयल्टीज जो है वो एक फाइनेस्ट पीस ऑफ वर्क के रूप में लॉयल्टीज को देखा जाता है। इफ यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है दोस्तों, बहुत ही यूनिक लाइंस है, और ये किसके द्वारा कही गई है? जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा कही गई है। सर विलियम इन द एल्डेस्ट सन ऑर्डर्ड हिज अंडर कीपर टू मैरी अ प्रेग्नेंट विलेज गर्ल और गेट आउट। कौन किसको यह ऑर्डर करता है कि गांव की जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उससे वो शादी कर ले? तो सर विलियम जो है एल्डेस्ट इन दी एल्डेस्ट सन, कौन से वर्क में? एल्डेस्ट सन में वो ऑर्डर करते हैं किसको? अंडर कीपर को। किसको? अपने अंडर कीपर को वो ये ऑर्डर करते हैं कि वो प्रेग्नेंट विलेज गर्ल से शादी करें या फिर बाहर जाए। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ? तो जो सर विलियम है वो अंडर कीपर को, सर विलियम अंडर कीपर को क्या कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट गर्ल से शादी करें या बाहर जाए। सिंपल, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। The Man of Property was adapted in 1949 by Hollywood as a Forsyte Woman। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी को 1949 में 1949 में हॉलीवुड के द्वारा, हॉलीवुड आप जानते ही होंगे कि हॉलीवुड के द्वारा फोरसाइट वुमेन के रूप में इसको लिया गया। किस रूप में? तो फोरसाइट वुमेन के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया, फोरसाइट वुमेन। विंस्टन चर्चिल अटेंडेड एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले जस्टिस। किसने जस्टिस प्ले की अर्ली परफॉर्मेंस को अटेंड किया था? योर आंसर विल बी विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। द स्किन गेम of John Galsworthy was included in Burns Mantel's The Best Plays of 1920-21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्किन गेम है किसका? जॉन गाल्सवर्दी का, उसको किस में इंक्लूड किया गया? बर्न्स मेंटल्स के बेस्ट प्लेज में। इसको याद कैसे करेंगे, दिमाग में कैसे बैठाए दोस्तों? बर्न मींस क्या होता है? जलना। बर्न मींस क्या होता है? जलना। तो आप याद रखना, गेम में स्किन जल गई, गेम में स्किन जल गई, स्किन बर्न हो गई। बर्न याद रख लेना, गेम में स्किन बर्न हो गई, गेम में स्किन बर्न हो गई। जहां पर स्किन गेम आ जाए और बर्न दोनों एक साथ आ जाए तो दोस्तों इस तरह से आप दिमाग में बिठा सकते हैं इसको कि स्किन गेम जो है वो जॉन गाल्सवर्दी का, वो इंक्लूडेड किया गया बर्न्स के बर्न मेंटल्स के बेस्ट प्लेस ऑफ 1920-1921 में। इज दैट क्लियर दोस्तों? ट्रिक अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और एक अनाउंसमेंट और मैं करूंगा, जल्द ही हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। यूपी टीजीटी को लेकर एक क्रैश कोर्स निकालने जा रहे हैं और जल्द ही से एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर जो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, ऐप पर जैसे ही लिंक खुलेगा क्रैश कोर्स का वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप मुझे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा सकते हैं। जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें आप एडमिशन लेने के लिए। द स्किन गेम ब्रिंग्स आउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। जो स्किन गेम है दोस्तों, इसमें हमें किसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है? इसमें हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन दोनों के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। द लॉयल्टीज एक्सपोजेस क्लैश ऑफ लॉयल्टीज टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। ये हमें देखने को मिलता है दोस्तों, यहां पर जो लॉयल्टीज है वो एक्सपोज करती है किस चीज को?
डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स को, और टेक्स्ट भी इसमें आ जाता है, तो उसको ये रिप्रेजेंट करती है। अब लॉयल्टीज, इसको जोड़िए लॉयल और रिलीजन, लॉयल और रिलीजन की, लॉयल्टी और रिलीजन दोनों जो है बहुत जरूरी चीज है। लॉयल्टी और रिलीजन दोनों बहुत जरूरी चीज है। ये ट्रिक आप बनाइए और दिमाग में बैठ जाएगा कि लॉयल्टी किसको एक्सपोज करती है, डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स को ये रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हुआ? द प्ले जस्टिस इज अ सैटायर ऑन द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। जो जस्टिस प्ले है वो सैटायर है किस पर, सिस्टम पर, लीगल ट्रायल के सिस्टम पर। गाल्सवर्दीज डार्क फ्लावर इज अ लव नॉवेल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जॉन गाल्सवर्दी का वर्क जो डार्क फ्लावर है वो कैसा वर्क है, तो एक लव नॉवेल है। क्या है दोस्तों? एक लव नॉवेल है। डार्क फ्लावर जो है वो एक लव नॉवेल है। जॉन गाल्सवर्दी रोट हिज प्रॉब्लम प्लेस ऑन द मॉडल्स ऑफ हेनरिक इब्सन। दोस्तों इनका क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि जॉन गाल्सवर्दी के ने जो अपने प्रॉब्लम प्लेस लिखे थे किसके मॉडल पर लिखे थे? मॉडल किसका था? हेनरिक इब्सन का मॉडल था। और इनके वर्क्स को अगर हम प्रॉब्लम प्लेस में बात करें तो इक्वल टू या कंपैरिजन किससे किया जाता है? जी.बी. शाह से किया जाता है। गाल्सवर्दी फ्रॉम द फोर विंड्स इज अ कलेक्शन ऑफ हिज स्टोरीज। गाल्सवर्दी का फ्रॉम द फोर विंड्स क्या है? ये कलेक्शन है किसका? इनकी स्टोरीज का। तो इतना याद रख लेना, विंड की कहानी, हवा की कहानी, हवा की कहानी, ट्रिक बैठ गई, आपको याद रहेगा कि कलेक्शन है स्टोरीज का। गाल्सवर्दीज द व्हाइट मंकी इज अ नॉवेल। गाल्सवर्दी का व्हाइट मंकी क्या है? उपन्यास है। बंदर पर उपन्यास लिख दिया। बंदर पर क्या लिख दिया? उपन्यास लिख दिया। इस तरह से दिमाग में बिठाइए, और वो भी कैसे बंदर पर? सफेद बंदर पर। तो व्हाइट मंकी क्या है दोस्तों? व्हाइट मंकी एक नॉवेल है। ट्रिक में याद कीजिए चीजों को, बहुत आसानी से दिमाग में बैठेंगी। गाल्सवर्दीज पैट्रिशियन इज अ प्ले। गाल्सवर्दीज का पैट्रिशियन क्या है? प्ले है। डेविड रॉबर्ट्स अपीयर्स एज अ लीडिंग कैरेक्टर इन द प्ले द स्ट्राइफ। डेविड रॉबर्ट का जो कैरेक्टर है वो हमें कहां देखने को मिलता है दोस्तों? वो स्ट्राइफ में देखने को मिलता है। डेविड रॉबर्ट का जो कैरेक्टर है वो कहां देखने को मिलता है? स्ट्राइफ में देखने को मिलता है। एन सेज टू हर फादर। एन ने अपने फादर से क्या कहा? यू नो व्हाट यू रियली आर, आई सपोज अ सिकली सेंटिमेंटलिस्ट। दीज लाइन्स अपीयर्स इन द प्रिजन। ये लाइन्स कहां दिखाई पड़ती हैं? जॉन गाल्सवर्दी के वर्क प्रिजन में दिखाई पड़ती हैं। इसको याद रख लेना दोस्तों कि एन आ जाए, एन का स्टेटमेंट आ जाए, एन के पास प्रिजन था। एन के पास क्या था? प्रिजन था। इस तरह से दिमाग में बिठाइए। और प्रिजन भी कैसा था? सेंटिमेंटल था, या फिर एन सेंटिमेंटल थी। इस तरह से दिमाग में फिट कीजिए बस चीजों को। जॉन बार्थविक इज अ लीडिंग कैरेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। जॉन बार्थविक कौन है? एक लीडिंग कैरेक्टर है। किसमें? सिल्वर बॉक्स प्ले में लीडिंग कैरेक्टर के रूप में जॉन हमें देखने को मिलता है। डिस्पैरिटी इन लॉस इज सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ सिल्वर बॉक्स। डिस्पैरिटी इन लॉस, इन लॉ, ये डिस्पैरिटी किसमें? लॉ में। ये सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल थीम है किसकी? सिल्वर बॉक्स की। इसके बाद आगे देखिए, द प्ले जॉय एक्सपोजेस द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ऑफ अ यंग गर्ल ग्रोइंग इनटू अडल्टहुड। जो जॉय प्ले है, जो जॉय प्ले है दोस्तों, वो किसको एक्सपोज करता है? स्ट्रेन और स्ट्रेस को। एक दबाव, एक तनाव, एक दर्द जो रहता है एक यंग लड़की का जो कि ग्रो हो रही है अडल्टहुड में। तो याद रखना, कैसे ट्रिक में याद रखोगे? एक हंसती गाती लड़की रो गई, एक हंसती गाती लड़की रो गई, या फिर एक जॉयफुल लड़की को क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। एक जॉयफुल लड़की को क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। इस तरह से आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि प्ले जॉय जो है वो एक्सपोज करता है स्ट्रेन एंड स्ट्रेस को। किसको? यंग गर्ल को, जो कि ग्रो हो रही थी एडल्टहुड में। दोस्तों जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उसको नीचे लिख भी लेना, और ये जो पीडीएफ है आपको हमारी ऐप डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस पर अवेल हो जाएगी। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, और नीचे उस पीडीएफ में जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उनको भी नोट कीजिए, या फिर अपनी ट्रिक्स बनाइए। और पर्पस है एग्जाम के लिए क्वेश्चंस तैयार करना, अच्छी तरह तैयार करना। फोल्डर अपीयर्स एज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द जस्टिस। स्टीफन मोर अपीयर्स एज एन आइडियलिस्ट इन द प्ले द मोब। स्टीफन मोर कहां दिखाई पड़ता है हमें? मोब में। मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, और ज्यादा में क्या हो जाती है दोस्तों? भीड़ हो जाती है। ज्यादा में क्या हो जाती है? भीड़ हो जाती है। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए। स्टीफन मोर का कैरेक्टर किसमें दिखाई पड़ता है? मॉब में दिखाई पड़ता है, और मॉब का मतलब ही भीड़ होता है।
डी लिविस एंड डेंसी आर लीडिंग कैरेक्टर्स इन द प्ले लॉयल्टीज। डी लिविस और डेंसी लॉयल कैरेक्टर्स हैं किसमें? लीडिंग कैरेक्टर्स हैं किसमें? लॉयल्टीज में। इसके बाद दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिलक्रिस्ट एंड हॉर्नब्लॉर इज द पार्ट ऑफ द प्ले स्किन गेम। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? हिलक्रिस्ट के बीच में और हॉर्नब्लॉर के बीच में। ये पार्ट किसका है? स्किन गेम का पार्ट है, ठीक है ना। किसका पार्ट है? स्किन गेम का पार्ट है। जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है किसके बीच में? हिलक्रिस्ट और हॉर्नब्लॉर के बीच में, वो स्किन गेम में दिखाया जाता है। गाल्सवर्दीज अवेकनिंग इज अ नॉवेल। गाल्सवर्दी का अवेकनिंग क्या है दोस्तों? गाल्सवर्दी का अवेकनिंग एक नॉवेल है, एक उपन्यास है। इसके बाद कॉल दिस जस्टिस व्हाट अबाउट आई एम, इट इज मनी गॉट आई एम ऑफ जस्टिस। ये लाइन हमें कहां देखने को मिलती है? ये लाइन्स हमें देखने को मिलती है सिल्वर बॉक्स में। Gentlemen like the prisoner are destroyed daily under our law for want of that human insight which sees them as they are, patients and not criminals। ये लाइंस कहां से आती हैं दोस्तों? ये लाइंस आती हैं गाल्सवर्दी के प्ले जस्टिस से। कहां से लाइन ली गई हैं? गाल्सवर्दी के प्ले जस्टिस से लाइन ली गई हैं। दोस्तों बात किसकी आ रही है? प्रिजन की बात आ रही है, प्रिजनर की बात आ रही है। जेंटलमैन लाइक द प्रिजनर, जो प्रिजनर होते हैं, प्रिजनर का होते हैं जेल में होते हैं, और जेल में किसमें कहा गया है? स्पेशली जस्टिस प्ले की में हम बात कर रहे हैं। द सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ स्ट्राइफ इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल क्लास। जो स्ट्राइफ की जो थीम है दोस्तों वो क्या है? लेबर और कैपिटल क्लास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है वो इसमें दिखाई पड़ती है। इसके बाद द प्रिजन एक्सपोजेज द इविल्स ऑफ शेल्टर होम्स एंड पुअर होम्स। जो प्रिजन में किसको दर्शाया गया है? प्रिजन में दर्शाया गया है बुराइयां किसकी? शेल्टर होम्स की और पुअर होम्स की जो बुराइयां होती हैं उनको दर्शाया गया है। इसके बाद द फुगेटिव एक्सपोजेस द ट्रेजेडी ऑफ अ वाइफ हु लीव्स हर हस्बैंड। फुगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? फुगेटिव आप जानते होंगे भगोड़ा होता है, और यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोज करता है एक ट्रेजेडी को। किसकी? ऑफ अ वाइफ, एक वाइफ की ट्रेजेडी को जो कि अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है। एक वाइफ की ट्रेजेडी जो अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है वो फुगेटिव में हमें देखने को मिलता है। जॉन गाल्सवर्दी has treated the idea theme of law and justice in many of his plays because he was himself of qualified advocate। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी के प्लेज में हमें जो थीम ऑफ जस्टिस या लीगल की थीम हमें क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वो खुद इस फील्ड को बिलोंग करते थे, इस वजह से हिमसेल्फ क्वालिफाइड एडवोकेट। द कैरेक्टर विलियम फोल्डर अपीयर्स इन जस्टिस। जो विलियम फोल्डर का कैरेक्टर है वो कहां देखने को मिलता है? वो जस्टिस प्ले में हमें देखने को मिलता है। प्ले जस्टिस कब पब्लिश हुआ? 1910 में प्ले जस्टिस पब्लिश हुआ। जस्टिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्रॉब्लम प्ले। जस्टिस को हम किस रूप में देखते हैं? जस्टिस बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है प्रॉब्लम प्ले के रूप में। दोस्तों जस्टिस कैसा प्ले है? प्रॉब्लम प्ले है। द फोरसाइट सागा and a modern comedy are considered Galsworthy's monumental works। very most important। जो फोरसाइट सागा है और मॉडर्न कॉमेडी है इनको गाल्सवर्दी का मोन्यूमेंटल वर्क माना जाता है। किसको? फोरसाइट सागा, ठीक है, फोरसाइट सागा को, और जो प्रॉपर्टी है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी उसको इनका मोन्यूमेंटल वर्क माना जाता है। सॉरी, मॉडर्न कॉमेडी को, द फोरसाइट सागा और मॉडर्न कॉमेडी को गाल्सवर्दी का मोन्यूमेंटल वर्क माना जाता है। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दी वर्क। जो सोशल थीम है दोस्तों वो हमें देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी के अधिकतर वर्क्स में अब सोशल थीम मैं आपको बता ही चुका हूं, चाहे वो इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस की बात करें, चाहे वो कैपिटल और लेबर क्लास के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, चाहे वुमेन एक्सप्लॉयटेशन की बात हम करें, तो वो सारी जो थीम है वो हमें सब देखने को मिलती है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड। दोस्तों ये लाइंस आपने सुनी होंगी, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर, वहां पर ये लाइन आती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन्स, इट ब्लेस्ड हिम हु गिव्स एंड फॉर हिम हु टेक्स। कि जो दया का गुण होता है वो महान होता है। आपको पता है पोर्शिया के द्वारा ये लाइंस बोली जाती हैं, और यहां पर ये लाइंस गाल्सवर्दी के द्वारा यूज की गई हैं किस प्ले में? जस्टिस में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गाल्सवर्दी ने किस प्ले में इन लाइंस को यूज किया है? योर आंसर विल बी जस्टिस। और इसके अलावा किसने कहा है? वॉल्टर हाउ ने ये लाइंस यूज की हैं। क्यों की है? इसके लिए जस्टिस प्ले की स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उस पर एक स्पेशल वीडियो है, तो उसको जरूर देखें।
द म्यूट सीन अपीयर्स इन द प्ले जस्टिस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो म्यूट सीन है वो हमें कहां देखने को मिलता है? म्यूट सीन हमें देखने को मिलता है एक्ट थर्ड सीन थर्ड में। और कौन से प्ले में? जस्टिस प्ले में। जस्टिस प्ले में हमें म्यूट सीन देखने को मिलता है। अब इसको आप कैसे याद रखें? ट्रिक में बता रहा हूं मैं। वैसे जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसका इससे लेना देना नहीं है उस प्ले के बाद से, लेकिन आपने देखा होगा जो कानून की देवी की एक स्टैचू होती है वो कैसी रहती है? म्यूट रहती है, शांत रहती है। तो म्यूट सीन कहां? जस्टिस में आपको देखने को मिलेगा। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक से समझने की कोशिश कीजिए। जो म्यूट सीन है दोस्तों वो कहां देखने को मिलता है? एक्ट थर्ड सीन थर्ड में। ये प्ले जस्टिस में हमें दिखाई पड़ता है। Justice is a machine that when someone has once given it the starting push rolls on itself, said by Folders Defense Counsel Mr. Fromm। Mr. Fromm के द्वारा ये लाइंस बोली जाती हैं। किसके द्वारा? मिस्टर फ्रॉम के द्वारा, कि जस्टिस इज अ मशीन। इतना याद रख लेना, जो मिस्टर फ्रॉम थे वो जस्टिस को क्या कहते थे? मशीन कहते थे। उनके लिए जस्टिस क्या था? मशीन था। इस तरह से ट्रिक में इसको दिमाग में बिठाना। प्ले जस्टिस इज अ सैटायर ऑन द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल्स। जो प्ले जस्टिस है ये सैटायर है। क्या है? एक सैटायर है। किस पर? सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल्स पर। लीगल ट्रायल के सिस्टम पर ये सैटायर है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, 98 क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हमारे। गाल्सवर्दी प्लेस आर क्वाइट सिमिलर टू द प्लेस ऑफ जीबी शाह। जो गाल्सवर्दी के प्लेस हैं वो किसके तरह सिमिलर है? जीबी शाह के प्लेस की तरह सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भी सोशल मैनर्स और प्रॉब्लम्स पर लिखते थे। द सेंट्रल प्रोटोगोनिस्ट फोल्डर इन द प्ले जस्टिस इज नॉट एट ऑल हीरोइक फिगर। दोस्तों क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो विलियम फोल्डर का कैरेक्टर हमें जस्टिस में देखने को मिलता है, क्या वास्तव में वो एक करेजियस बोल्ड पर्सनैलिटी है? क्या वो एक हीरोइक पर्सनैलिटी के रूप में दिखाई पड़ता है? आपका आंसर होगा नोट एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि वो वीक विल्ड और नर्वस पर्सनैलिटी के रूप में हमें दिखाया गया है। वीक विल्ड नर्वस पर्सनैलिटी के रूप में हमें देखने को मिलता है विलियम फोल्डर का कैरेक्टर। इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर जो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे रिकॉर्डेड नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर उनके साथ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें। और स्पेशल स्कीम है इस समय, 2000 रुपए में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स दोनों मिल जाएंगे। तो अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें और नोट्स आपके एड्रेस पर डिस्पैच कराए जाएंगे। जेम्स हाउ इन द प्ले जस्टिस। दोस्तों ये प्ले की स्पेलिंग ये उल्टी हो गई है, पहले लिख गया है, प्ले कर लेना इसे। जेम्स हाउ इन द प्ले जस्टिस इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द क्रूअल, इनह्यूमन, सोशल एंड लीगल सिस्टम। कुल मिला के आप जेम्स हाउ को विलन भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि जो जेम्स हाउ का जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है जस्टिस में? वो एक क्रूअल है। कैसा है? क्रूअल है। इनह्यूमन है, ठीक है ना? इनह्यूमन है। सोशल है, इनह्यूमन सोशल है। और एंड लीगल सिस्टम। इट इज नॉट ऑफ कोर्स दैट ही इज द विलन ऑफ द पीस। इट इज नॉट ऑफ कोर्स दैट ही इज द विलन ऑफ द पीस, ही इज द ऑनर ऑफ द फर्म। ये एक ऑनर है। किसका? एक फर्म का। इन विच फोल्डर इज अ जूनियर क्लर्क, जिसमें फोल्डर क्या है? जूनियर क्लर्क के रूप में काम करता है। व्हेन ही कम्स टू नो ऑफ द क्राइम, जब उसे क्राइम के बारे में पता चलता है, ही डिसाइड्स टू सेंड हिम जेल, तो वो उसको जेल भेजने की मतलब डिसाइड कर लेता है और उस पर वो एनालाइज नहीं करता, उस पर विचार नहीं करता। तो कुल मिलाकर ये तो नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली एक विलन है, लेकिन उसकी तरह एक एक्सपोजर जरूर देता है वो यहाँ पर एक विलन की तरह। और कैसी क्वालिटीज है? वो क्रूअल है, इनह्यूमन है, सोशल है, ठीक है। इस तरह से इन सोशल सॉरी हमें इस तरह से दिखाई पड़ता है जो यहाँ पर कैरेक्टर जेम्स हाउ का आता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया किसके बारे में? ये जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए थी। अगर आप इस क्लास को तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलो आपने यूपी टीजीटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जॉन गाल्सवर्दी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये 90% आप तैयार कर चुके हैं। एक वीडियो और लेकर आऊंगा मैं जिसमें क्रिटिकल वर्क, जो क्रिटिकल रिमार्क्स हैं जॉन गाल्सवर्दी को लेकर और जॉन गाल्सवर्दी के वर्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ गाल्सवर्दी की 2 क्लासेस और मैंने स्पेशल बनाई थी, उनको जरूर देख लेना। और इतना आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।